Good morning, students. Good morning, Rakesh. Good morning, Apurva. Good morning, Raksha. Good morning, Priyansh. चलिए तो हम आगे स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। लास्ट जो हमारा बेसिक अकाउंटेंसी का जो टर्म्स है वो कौन सा हो गया था, बता देंगे एक बार। डिस्काउंट डिस्काउंट टाइप्स ऑफ डिस्काउंट के बारे में हम पढ़ रहे थे। चलिए, तो आप इसके अंदर सबसे पहले लिखना स्टार्ट करिए। टाइप्स ऑफ डिस्काउंट के अंदर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, दो टाइप्स हैं इसके। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है फ्रेंड्स। तो देखिए, ट्रेड डिस्काउंट के बारे में समझते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए, एक जो ट्रेडर है, मतलब एक बिजनेसमैन है, वो क्या करता है, अपने कस्टमर को कंसेशन रेट पर, लिस्ट प्राइस से कम, लिस्ट प्राइस एक तरीके से एमआरपी हो गया, उससे कम पर उसको क्या करता है, बेचता है। तो वो जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, डिस्काउंट कहलाता है। जैसे एमआरपी है, एमआरपी पे उसने कहा कि सर आप अगर हमारे यहाँ से बल्क में गुड्स लेते हैं, ठीक है, बल्क में यदि आप गुड्स यहाँ से लेते हैं, कोई अगर कस्टमर एक ही गुड्स लेता है तो उसको कोई डिस्काउंट दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। लेकिन माना कि उसने बोला कि मैंने 100 क्वांटिटी लेना है, तो 100 क्वांटिटी लेना है तो डेट मीन्स ये एक तरीके से बल्क हो गया। तो बल्क में जब हम कोई भी गुड्स को खरीदने के लिए जाते हैं तो हमें वो थोड़ा सा कम रेट में मिल जाता है। तो जो कम रेट में हमें मिल जाता है, तो वो जो डिफरेंस अमाउंट है वो क्या कहलाएगा, आपका डिस्काउंट कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन के तौर पर कि व्हेन, लिखिए आप, व्हेन अ ट्रेडर, when a trader allow a concession, when a trader allows a concession to its customer, to its customers, to its customer on the list price, on the list price, it is known as trade discount. It is known as trade discount। आगे और लिखो, इसके आगे, it is allowed, it is allowed it is allowed when customer
It is allowed when customer purchase quantity in bulk. It is allowed when customer purchase quantity in bulk. लिखिए, आगे और लिखिए इसके है दिस इज, आगे इसमें और लिखिए दिस इज मेंशन इन द इनवॉइस बिल. This is mentioned in the invoice bill. This is mentioned in the invoice bill, but it is not recorded in the books. But it is not recorded in the books. तो आपको सभी को समझ में आया? सबसे पहले तो मैंने बताया कि ये जो बिजनेसमैन के द्वारा दिया जाता है डिस्काउंट किसको? अपने कस्टमर्स को. और कब दिया जाता है? जब कस्टमर बल्क में गुड्स को क्या करें? परचेज करें. जब गुड्स बल्क में परचेज करते हैं तो आपको कम रेट पे गुड्स मिल जाता है. तो जो डिफरेंस अमाउंट होता है वही क्या कहलाता है? आपका ट्रेड डिस्काउंट. और अगर मैं और इसके अंदर बात करूं तो इन जो ट्रेड डिस्काउंट है इसको इनवॉइस जो बिल होता है, जैसे आपने परचेज किया तो आपको बिल बनाकर देगा सामने वाला व्यक्ति, तो उस बिल के अंदर तो मेंशन होगा कि कितना डिस्काउंट दिया है. लेकिन जब आप इसको रिकॉर्ड करोगे, जब आप अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करोगे, तो फिर उस केस में जब आप जनरल एंट्री बनाओगे ना, तो फिर वहां पर इसकी कोई भी एंट्री नहीं बनाएंगे, ना इस डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है? तो ट्रेड डिस्काउंट आपका रिकॉर्ड नहीं किया जाता है. ठीक है? तो सभी ने लिख लिया इसको? चलिए, अब आप लिखिए कैश डिस्काउंट. लिखिए कैश डिस्काउंट, इसके बाद में आप लिखिए कैश डिस्काउंट. वैसे तो इसके नाम से आपको समझ आ गया होगा कैश डिस्काउंट के बारे में कि कैश डिस्काउंट क्या होता है. जब कोई भी कस्टमर टाइम से पहले ही पेमेंट कर दे, जैसे कि मान के चलिए कैश डिस्काउंट कब हम अलाउड करते हैं किसी कस्टमर को? कि वो पेमेंट कर दे आपको कैश में एक तो, और या चेक में पहले ही पेमेंट कर दे. तो अभी अपन को पता है हम कोई भी चीज उधार पे या फिर क्रेडिट पे सोल्ड करते हैं तो फिर वो महंगी ही होती है. लेकिन कैश में करते हैं तो उनको पता है पैसा भी आ जाएगा, तो वो क्या करते हैं उसमें उनको डिस्काउंट दे देते हैं. तो जब कोई कस्टमर, जब कोई ट्रेडर व्यापारी क्या करता है, कस्टमर पेमेंट कर देता है कैश के अंदर और प्रॉम्प्ट पेमेंट कर देता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि माना उसने 6 महीने के नाम लिया था क्रेडिट पे उधार देने के लिए, कहा था हम 6 महीने बाद में आपको पैसा दे देंगे. लेकिन किसी कस्टमर के पास में 1 महीने के अंदर अंदर ही पैसे आ गए, 6 महीने का वेट भी नहीं हुआ, 1 महीने में पैसे आ गए. तो वो कस्टमर कहता है ट्रेडर को, व्यापारी को, कि सर देखिए आपको हमने टाइम दिया था 6 महीने बाद, तो अगर आप अभी पैसा लेना चाहते हो तो हमको डिस्काउंट दीजिए, तो हम अभी पैसा आपको दे दें. अगर आप हमें डिस्काउंट नहीं देंगे तो हम तो आपको 6 महीने बाद में ही पैसा देंगे. कोई भी कस्टमर है, उसने गुड्स खरीदा
और उसका पेमेंट करना कितने दिनों में तय हुआ, 6 महीने में। तो वो अपना पेमेंट कितने महीने बाद करेगा, 6 महीने में। लेकिन उसके पास पहले ही पैसे आ गए, तो वो पहले पैसे देना चाहता है कि ठीक है हम उसको पैसे पहले दे देते हैं। तो वो कस्टमर कहता है उसको कि सर देखिए मैं आपको पहले ही पैसे दे रहा हूँ, 6 महीने की बजाय मैं आपको 1 महीने के अंदर अंदर ही पैसे दे रहा हूँ। तो मैं 5 महीने पैसे पहले पैसे दे रहा हूँ, या तो आप मेरे को कोई डिस्काउंट दो, और अगर डिस्काउंट नहीं दोगे तो मैं तो क्या करूंगा, 6 महीने बाद ही दूंगा, तब तक इन पैसों को कहीं और यूज करूंगा। और अदरवाइज आप क्या करिए, डिस्काउंट दीजिए। तो डिस्काउंट दोगे तो फिर मैं आपको अभी पैसे दे दूंगा। तो वो फिर कहता है कि सर ठीक है, आप अगर इतना ही कर रहे हैं तो आप 2% 3% आप डिस्काउंट ले लीजिए, ठीक है ना। तो फिर वो इस तरीके से फिर वो डिस्काउंट ले लेता है। तो ऐसे कैश कैश में पेमेंट कर दो, या तो तब डिस्काउंट ले लो, या फिर प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दो, ठीक है। तो आप इसके अंदर भी लिखना स्टार्ट करिए। व्हेन a trader allow a concession, when a trader allowed a concession when a trader allowed a concession to the customer to the customer to make payment in cash to make payment in cash or prompt payment, prompt 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 payment, it is known as cash discount, it is known as cash discount। इसके अंदर आगे आप लिखिए, it is mentioned in the invoice bill, it is mentioned in the invoice bill and also recorded in the books, and also recorded in the books। तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट जो है वो आपको समझ आया होगा। दोबारा से कैश डिस्काउंट को एक बार बता देते हैं। कैश डिस्काउंट एक ट्रेडर के द्वारा दिया जाता है, ट्रेडर मतलब व्यापारी द्वारा, बिजनेसमैन के द्वारा दिया जाता है अपने कस्टमर को। और क्यों, जब कस्टमर कैश में खरीदता है कोई गुड्स, या तो तब, और या फिर कोई उधार पे दिया मान के चलिए, और उसको पेमेंट को उसने जो टाइम दिया था उससे पहले ही वो पेमेंट देने के लिए तैयार हो जाता है, तब उस केस में वो क्या दिया जाता है, कैश डिस्काउंट दिया जाता है। मतलब ऐसे क्या होता है कि कभी कभी कस्टमर है ना, बहुत सारे ऐसे होते हैं, सोचते हैं कि है ना हमें कुछ फायदा होना चाहिए, तो कस्टमर को पेमेंट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि वो मोटिवेट हो, पेमेंट करने के लिए वो क्या हो जाए, एकदम तैयार हो जाए, एनकरेज करे उसको। तो फिर उस केस में
वो क्या होता है, मोटिवेट होता है। तो इस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, हम एक कस्टमर को डिस्काउंट अलाउड करते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी पेमेंट देने के लिए तैयार हो जाए। उसको फायदा होगा तो बिल्कुल वो देने के लिए तैयार होगा, लेकिन उसको फायदा ही नहीं होगा तो वो क्या सोचेगा कि मेरे को तो कुछ फायदा हो नहीं रहा है, तो ऐसा करता हूँ ये पैसा जो है मैं कहीं पर ब्याज पर दे देता हूँ, और 6 महीने का मेरे पास में टाइम है, 6 महीने तक मैं इस पैसे से ब्याज लूंगा किसी दूसरे व्यक्ति से, और फिर उसके बाद में ये पैसा 6 महीने बाद में दे दूंगा। तो फिर उस केस में यही चीज होती है कि वो जो ब्याज का जो पैसा होता है ना, वो पैसा ही वहां पर डिस्काउंट के रूप में मिल जाता है। समझ में आई चीज? तो ये बात है। ठीक है। डेटर और क्रेडिटर के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था, डेटर और क्रेडिटर के बारे में। अब आप आगे और लिखिए, आगे लिखना स्टार्ट करिए। पॉइंट लिखिए, एंट्री। एंट्री, ENTRY, एंट्री। आज क्लास में स्टूडेंट्स कम है, प्रिया नहीं है, और कौन कौन नहीं है क्लास के अंदर? रक्षा तो है, तौशी भी है, सुधीर, रोहित, राकेश, प्रियांश, नेहा, कृतिका और अश्मित, अपूर्वा, ये तो है सारे। प्रिया नहीं है, और क्या कौन, खुशी भी तो है ना, खुशी, खुशी भी नहीं है। आज बच्चे एब्सेंट है आई थिंक ज्यादा। चलिए आगे आगे देखते हैं। एंट्री, एंट्री लिखिए, एंट्री लिखना स्टार्ट करिए। तो एंट्री के अंदर हम देखते हैं स्टूडेंट्स की एंट्री क्या होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, जब स्टार्टिंग में वो एक पूरा फॉर्मेट बताया था, एक पूरा प्रोसेस बताया था कि सबसे पहले क्या होना जरूरी है, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के बाद में हम क्या बनाते हैं, वाउचर तैयार करते हैं। वाउचर, वाउचर A4 साइज का होता है, और उसके अंदर ट्रांजेक्शन की पूरी डिटेल मेंशन होती है, और एक रफली जनरल एंट्री भी उसके अंदर मेंशन की जाती है। उस वाउचर पर एक सीरियल नंबर भी होता है, और जो बिल होता है, जो परचेजिंग किया या सेलिंग किया उसका बिल जो होगा, वो उस वाउचर के बैक साइड में अटैच कर दिया जाता है, और फिर उसको फाइल में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर पंच कर दिया जाता है ताकि डेट वाइज वो हमें मिल सके। उसके बाद में हमने क्या किया, उस वाउचर की मदद से, उस वाउचर की मदद से हमने हमारे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी। तो सबसे पहला स्टेप था रिकॉर्डिंग, तो मैंने बताया भी था आपको। रिकॉर्डिंग जो की जाती है, रिकॉर्डिंग जो की जाती है वो कहाँ पे की जाती है, एक फॉर्मेट होता है जिसका नाम है जर्नल एंट्रीज। जर्नल, जर्नल प्रॉपर फॉर्मेट नाम, उसका नाम क्या है, जर्नल प्रॉपर। और जर्नल प्रॉपर के अंदर हम क्या करते हैं, जनरल एंट्रीज बनाते हैं। तो ये इसका रिकॉर्डिंग हो गया, एक ट्रांजेक्शन था, इसका रिकॉर्डिंग हो गया। तो अब इसके लिए हम पढ़ रहे हैं कि रिकॉर्डिंग ऑफ, देखिए इसके अंदर एंट्री के अंदर, रिकॉर्डिंग ऑफ एनी ट्रांजेक्शन, recording of any transaction in in general proper, in general proper book, in general proper book,
is called entries, is called entries. आगे आप लिखना स्टार्ट करिए। दूसरा पॉइंट, टर्नओवर। टर्नओवर, टर्न ओवर, TURN, टर्न ओवर, एक साथ जोड़कर लिखना है टर्नओवर। लिख लिया आपने? एंट्रीज के अंदर लिख लिया क्या सभी ने? अपूर्वा, नेहा, सुधीर, राकेश, सभी ने लिख लिया? रक्षा, तौशी, बेटा समझ तो आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आए तो आप प्लीज ऐसे बोल देना कि सर रिपीट कर दीजिए, क्योंकि अभी आपका कोई, मैं पूछता हूँ तभी मैसेज डालते हो आप, ऐसे ऐसे नहीं डालते हो। तो प्लीज अगर आपको समझ नहीं आए तो एक बार पूछ लिया करो। बाकी मुझे लगता नहीं है कि ये समझ नहीं आएगा, बिल्कुल आसान है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आगे लिख लीजिए। आगे टर्नओवर, टर्नओवर भी एक लाइन के अंदर मैं समझा देता हूं। देखिए, जो हमने सेल्स करी है, जो हम सेल करते हैं, एज अ बिजनेसमैन बात कर रहा हूँ, कि जो मैं कुछ भी सेल करता हूँ, अब सेल में कैश में भी करता हूँ और सेल में क्रेडिट में भी करता हूँ। तो कैश को और क्रेडिट को, जब दोनों को मैं क्या कर दूंगा, ऐड करके, और टोटल मेरा सेल्स निकाल लूंगा, उसी को ही क्या कहते हैं हम, टर्नओवर। अब सेल्स का मतलब ये नहीं है कि, सेल्स तो हम ये बोल सकते हैं कि आज आज कितनी सेल हुई, या फिर एक महीने में कितनी सेल हुई, वो होती है सेल्स। लेकिन यदि उसी सेल को हम पूरे साल भर के ईयर की बात करें कि एक पूरे साल भर में, पर्टिकुलर 1 ईयर के अंदर आपका टोटल सेल कितनी है, तो वो क्या कहलाता है? तो आप इसके अंदर लिखना स्टार्ट करिए, द टोटल अमाउंट ऑफ, द टोटल अमाउंट ऑफ कैश एंड क्रेडिट सेल, द टोटल अमाउंट ऑफ कैश एंड क्रेडिट सेल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, the total amount of cash and credit sale during a particular period, during a particular period is called turnover, is called turnover, is called turnover। लिख लिया सभी ने? ठीक है। देखो, द टोटल अमाउंट ऑफ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल, लिखिए, द टोटल अमाउंट ऑफ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, the total amount of cash sales and credit sales during a particular period is called turnover, is called turnover।
अब चलिए आगे लिखना स्टार्ट करिए। आगे लिखना स्टार्ट करिए। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट। कोई जानता है क्या इंसॉल्वेंट का मतलब? इंसॉल्वेंट का मतलब कोई जानता है क्या स्टूडेंट? नो सर, नो सर, रक्षा कह रही है नो सर। अरे भाई, इंस्टॉलमेंट नहीं राकेश, इंस्टॉलमेंट नहीं, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट। नेहा भी कह रही है कि नो सर नहीं पता। अश्मित, नो सर। तोशी तो बता ही देगी। दिवाला, ये लो। ये कौन बता रहा है? अपूर्व, विशाल बैठा है क्या पास में? अपूर्व कौन अच्छा नहीं बैठा क्या? चलिए मैं बताता हूँ, सुनिए, ध्यान दीजिए कि जब कोई पर्सन किसी अपनी लाइबिलिटी, चलो लाइबिलिटी से भी समझ में नहीं आएगा, जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे देने में असमर्थ हो जाता है, ठीक है ना, जब इनकेपेबल जिसको अपन बोलते हैं, जब एक व्यक्ति अपने, जैसे मैं अब एग्जांपल लेता हूँ, एक बिजनेसमैन है और एक कस्टमर है, तो अब मैं कस्टमर की बात कर रहा हूँ। एक कस्टमर जो बिजनेसमैन के पैसे देने में इनकेपेबल हो जाता है, वो उनको पैसे नहीं दे पाता है, ठीक है, तो फिर उस केस में उस व्यक्ति को क्या डिक्लेयर करा दिया जाता है? इंसॉल्वेंट। कैसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होते हैं वो सुनिएगा। देखिए, मेरा कोई कस्टमर, वो मुझे पैसे नहीं दे रहा है, मैं बार बार उसको नोटिस दे रहा हूँ कि भैया पैसे दीजिए, पैसे दीजिए, पैसे दीजिए। वो इधर से सुनता है और इधर से निकाल देता है। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अब मैं क्या करूं? अब मेरे पास में एक ही चाह रहा है, मैं कहाँ पे चला जाऊं? कोर्ट में। कोर्ट में गया, फाइल लगाई, भैया पैसे नहीं दे रहे हैं सर, ये व्यक्ति है, इनका एड्रेस ये सारा ठीक है। कोर्ट ने क्या किया? सम्मन जारी किया। सम्मन जारी किया, उसके घर पे पहुंचा वो सम्मन। देन उसके बाद में उसको उस सम्मन के अंदर बोला हुआ था कि तुरंत प्रभाव से यहाँ पर आइए कोर्ट में, और हियरिंग के लिए आप अपना पेश कीजिए जवाब। वो आता है, बोल देता है जज के सामने हाथ जोड़ के, साहब मेरे पास तो क्या नहीं है, एक फूटी कौड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल और केवल ये जो तन पे जो कपड़े पहन रखे हैं ना, केवल वही है। ना मेरे पास मकान है, ना मेरे पास गाड़ी है, ना मेरे पास रहने के लिए कुछ है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो अगर होता तो वो बेचकर इसको दे देता। जज ने बहुत सारे तथ्यों पर विचार किया और उस व्यक्ति को क्या कर दिया? इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, दिवालिया निकल गया उसका। तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है? इफेक्ट ये पड़ता है कि अब आगे से वो व्यक्ति किसी भी बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट ओपन नहीं कर पा सकता, ना किसी के साथ बिजनेस कर सकता, ना खुद का बिजनेस कर सकता, ठीक है ना। तो कहने का मतलब उसका जीवन जो होता है ना, वो आधा अधूरा हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर फिर अगर उसको अपना इंसॉल्वेंसी को हटाना है
अपने ऊपर जो लगा हुआ इंसॉल्वेंसी का धब्बा जो है वो उसको हटाना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसको उस बिजनेसमैन को पेमेंट करना पड़ेगा, एंड देन फिर उसको जज जो होगा वापस से डिक्लेयर करेगा सॉल्वेंट, कि अब ये सॉल्वेंट हो चुका है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि इंसॉल्वेंट क्या होता है। तो बेटा इसके अंदर फटाफट से लिखना स्टार्ट कीजिए। अ पर्सन लिखिए, अ पर्सन, वेरी गुड टू ऑल। अ पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट, a person is said to when he or she when he or she when he or she is incapable to incapable to pay incapable to pay all his or her liabilities लाइबिलिटीज के आगे लिख लेना ब्रैकेट में मनी, आगे लाइबिलिटी के आगे लिख लेना ब्रैकेट में मनी, मनी मतलब रोकड़ा, रोकड़ा हिंदी में लिखना चाहो तो रोकड़ा भी लिख लेना। और कोई चाहता है खोका लिखना तो खोका भी लिख लेना। चलिए, तो बेटा अब इसके अंदर एक दो पॉइंट और बचे हुए हैं, ज्यादा बचे हुए नहीं है पॉइंट, और हमारा लगभग लगभग ये जो टॉपिक है बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज का वो हमारा खत्म हो गया है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमने सीखी थी। इसके अंदर बस अभी आपको एसेट के बारे में, लाइबिलिटीज के बारे में ये बताना है, ठीक है ना। और कमीशंस वगैरह ये क्या होते हैं ये तो अभी बता ही देंगे। बैड डेब्ट क्या होता है ये बताना है। दो चार पॉइंट और बचे हुए हैं, तो आई थिंक कि नेक्स्ट क्लास के अंदर ये वाला जो चैप्टर्स है बेसिक टर्मिनोलॉजी का ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हम आगे नया चीज और स्टार्ट करेंगे। अभी ये टर्म्स बताना बहुत जरूरी था, यदि ये टर्म्स नहीं बताता तो क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें आपके आती और वो चीज आपको पता ही नहीं होती, तो फिर कैसे उसको आप करते, क्या आप समझते कि ये कौन है क्या है, समझ में आई। तो इस तरीके से अभी उसको करेंगे आगे। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू बेटा। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।